नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं एम मानस रायसाद स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, PYQ सीरीज में हमने अब तक इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के 4 ईयर की PY को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 2022, 21, 20 और 19 में जो भी UPPCS ने PYQ पूछा था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे 2018। साथियों, ये स्पेशल UPPCS एवं RO ARO के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। साथियों, पहला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है। साथियों, 2017 में रिपोर्ट आई थी। जैसा कि आप जानते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2-2 वर्ष पे आती है। तो 2017 में आई थी, फिर 19 में, अब 21 में आ चुकी है। तो हम प्रश्न 18 का कर रहे हैं, इसलिए 17 में जो पूछा गया प्रश्न है उस रिपोर्ट के अनुसार, तो उस रिपोर्ट के अनुसार आपका सही जवाब क्या होगा, 21.54। परंतु अगर हम 2021 जो रिपोर्ट आई है वन रिपोर्ट, उसके अनुसार देखेंगे तो इस समय 21.71% वनावरण हो चुका है। राइट, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है। साथियों, आपके पास 4 ऑप्शन है, केवल धान के खेत से, केवल दीमक की बॉम्बी से, A, B दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, A, B दोनों से। मीथेन जो गैस होती है वो धान के खेत, दीमक की बॉम्बी के अलावा पशुओं की जुगाली, जीव जंतुओं को सड़ना, इन तमाम चीज़ों से भी मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। इस बात को आप ध्यान में रखना मेरे प्यारे साथियों। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा क्या प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपके पास एक तरफ नेशनल पार्क हैं और दूसरे तरफ स्टेट हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सही सुमेलित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि यह उड़ीसा में है। राइट, तो इस तरह से हमने देखा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। फिर से पुनः क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। रेनेंटियर पनीर बिल्कुल सुमेलित है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड ये भी सुमेलित है। गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है, ये सुमेलित है। ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर ये गलत है। ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर में नहीं बल्कि स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये 18 से 50 किलोमीटर के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसकी डेंसिटी अधिक होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। जो सूर्य का प्रकाश आता है, जो रेडिएशन आती है, उसमें अल्ट्रावायलेट होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। तो अल्ट्रावायलेट के किरणों के प्रक्रिया स्वरूप क्या पैदा होता है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, गलत होता है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड ये किसी भी पदार्थ के जिसमें कार्बन की मात्रा है, जैसे लकड़ी है, कोयला है, आदि के जलने से पैदा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं है, मोटर वाहन वगैरह से निकलती है। ओजोन आपका सही जवाब होगा। राइट, फ्लोराइड भी आपका सही जवाब नहीं है, तो ओजोन आपका सही जवाब होगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है जब सूर्य से आती है, तो ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के अणु को 2 ऑक्सीजन O और O अलग अलग अणुओं में तोड़ देता है। ठीक है, तो यह फिर ये जो अणु है ये किससे, ऑक्सीजन के 2 अणुओं के साथ बॉन्ड बना के क्या बना लेता है, O3 बना लेता है। इस तरह से ओजोन का निर्माण होता है। राइट, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, ये प्रश्न हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्व वासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। राइट, 2 तरह की होती हैं। जैसे कोई भी जीव जंतु है, उन्हें संरक्षित करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए 2 तरह की रणनीतियाँ भारत सरकार द्वारा अपनाई जाती है, एक इन सीटू, एक एक्स सीटू। राइट, तो इन सीटू का कौन सा उदाहरण नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है। इन सीटू जैव मंडल का आगार, ये इन सीटू का उदाहरण है। वनस्पति बाग आपका सही जवाब होगा, क्योंकि ये जो बोटेनिकल गार्डन होता है एक्स सीटू का उदाहरण है। नेशनल पार्क और पवित्र वन ये सब इन सीटू के उदाहरण होते हैं।
इन सीटू के अंतर्गत क्या आता है, इन सीटू के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो भी जीव जंतु वनस्पतियाँ होती हैं उनके उनके प्राकृतिक आवास पे ही सुरक्षा प्रदान किया जाता है, जबकि एक्स सीटू के अंतर्गत हम उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके संरक्षित करते हैं, जैसे जीन बैंक है, ठीक है, चिड़ियाघर आदि इसके उदाहरण हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है, तो देखते हैं चक्रवात इसकी बारंबारता बढ़ रही है, तूफान की भी बढ़ रही है, बवंडर की भी बढ़ रही है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, उपयुक्त सभी। इसके अलावा समुद्र में जल स्तर बढ़ रहा है, हिमानी पिघल रही है, उसके बाद सूखा की मात्रा बढ़ रही है, बाढ़ की मात्रा बढ़ रही है, जो फसलें हैं उनके पैटर्न में बदलाव आ रहा है, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। ये सब इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, ठीक है। तो ये चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। फिर से पूछा गया है कि ओजोन की सांद्रता या डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इकोस्फीयर। तो आपका सही जवाब क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर समतापमंडल में ओजोन की सांद्रता सबसे ज़्यादा मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस, इससे पहले आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है, इससे पहले आपसे पूछा गया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, राइट। तो आइए देखते हैं जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमेशा कहीं न कहीं आपसे, चाहे वो नेशनल पार्क से प्रश्न बने, चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य से बने, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से बने, वेटलैंड से बने, 1 2 3 प्रश्न आपको देखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है। यहाँ पे जो दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ये कस्तूरी मृग भी है, गोल्डन ओरियोल भी है, येलो थ्रोटेड मार्टन भी पाया जाता है, हंगुल या कश्मीरी स्टैग स्पेशल इसके लिए है। बाकी ये सारी चीज़ें भी पाई जाती हैं। दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है, राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है। पहला भावनगर में, जामनगर में, मुंबई में, पुडुचेरी में। तो आपका सही जवाब क्या होगा, जामनगर में। जामनगर कहाँ पे है, यह गुजरात में है, राइट। तो यहाँ पे ये सेंटर अवस्थित है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसका मूल उद्देश्य है कि जो समुद्र के तटीय क्षेत्र है वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सुरक्षित रखना इसका मूल उद्देश्य है। आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, समुद्र राष्ट्रीय पार्क, समुद्री जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो कच्छ के काड़ी में, जो कि गुजरात के पास है, वो वहाँ अवस्थित है। इस पे भी UPPCS ने प्रश्न आपसे पूछ लिया है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं ऊँट, परंतु इसमें सही जवाब ऊँट नहीं होगा। आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब होगा कंगारू चूहा। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत श्रृंखला है, उसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो वहाँ पे कंगारू चूहा पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। जैसा कि मानव जनित जीवों का उदाहरण है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो मैन मेड हो, मानव द्वारा निर्मित हो। जल तंत्र बिल्कुल नहीं होगा, ये नेचुरल है। घास का मैदान भी नेचुरल है, वर्षावन नेचुरल है। फसली भूमि जो एग्रीकल्चर लैंड होता है ये मैन मेड होता है, मानव जनित जीवों का उदाहरण है, राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके सामने जो विकल्प 1968, 1972, 84 और 1993, इसमें से कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। यह कब है, 1973, राइट। आपका सही जवाब है 1973 में ये टाइगर परियोजना शुरू की गई थी। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर यानी वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया था। रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस समय जो है स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्हीं द्वारा ये सफ़र जो कार्यक्रम है इसको
लॉन्च किया गया था, राइट। ठीक है, तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि सफ़र में कितने कलर इस्तेमाल होते हैं और कितनी गैसों के लिए। मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये 5 गैसों के लिए स्पेशली इस इंडिकेट किया जाता है। वो 5 गैसों को आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है, डिफिनीशन दिया गया है। तो अगर इसमें हम बताएं तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ये है सस्टेनेबल, संपोषणी विकास। ये संपोषणी विकास की परिभाषा को डिफाइन कर रहा है, राइट, बता रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो वर्तमान पीढ़ी होती है और जो भविष्य की पीढ़ी होती है, वर्तमान पीढ़ी जिन भी प्राकृतिक संसाधनों का, रिसोर्स का जो उपयोग कर रही है, आनंद उठा रही है, सुख ले रही है, वो सारी चीज़ें अपनी आने वाली भविष्य पीढ़ी को भी दे, ऐसी उम्मीद की जाती है। इसमें सारी चीज़ें क्या हों, सस्टेन हों, तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। वर्तमान में सस्टेनेबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल पर्यटन, इन तमाम चीज़ों की भी बात की जाती है, राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में, नागासाकी में। तो आपका सही जवाब क्या होगा, एम्स्टर्डम में। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है, ये कहाँ पे है, ये नीदरलैंड पे है। आपको एक और क्वेश्चन का जो है कमेंट करके बॉक्स में बताना है कि नीरी जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है। आप जानते हैं एक प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। तो द्वितीयक प्रदूषक का क्या मतलब होता है, इसको समझने के लिए प्राथमिक प्रदूषक को समझना आवश्यक है। प्राथमिक प्रदूषक होते हैं जो प्रदूषक सीधा अपने स्रोत से वायु में मिल जाएं, प्रदूषित जो है वायु में मिलकर उसको प्रदूषित कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक कहते हैं। द्वितीयक का मतलब होता है फिर उसके बाद जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उसके कारण जो दूसरा प्रदूषण बनाती हैं, उसको हम द्वितीयक प्रदूषक करते हैं। जैसे इसमें आपका क्या जवाब होगा, स्मॉग है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, फ्लाई ऐश, ये सब तो प्राथमिक है। आपका सही जवाब होगा स्मॉग। स्मॉग क्या होता है, ये स्मोक और फॉग से मिलकर बनता है। किससे बनता है, स्मोक और स्मोक और फॉग से मिलके स्मॉग बनता है, राइट। तो इससे मिलके होता है। और ये कैसे होता है, ये जो आपका जो सौर रासायनिक प्रक्रिया होती है उसके तहत इसका निर्माण होता है, राइट। तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षतः काफ़ी अधिक होती है। आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपके पास ये विकल्प है, गहरे समुद्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, कोरल रीफ में और मरुस्थल में। अगर मैं आपको बताऊं तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन और कोरल रीफ, इन दोनों में जो बायोडाइवर्सिटी की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा बी और सी दोनों आंसर सही माना गया है, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर पे प्रदर्शित करता है, राइट। तो इसका सही जवाब है 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60 और 100 में अगर हम देखें तो इसका सही जवाब है 20 डेसिबल। जैसा कि आप जानते हैं ध्वनि का जो मापन होता है वो डेसिबल में होता है। तो पत्तों की जो सरसराहट है वो उसकी जो ध्वनि होती है वो लगभग 20 डेसिबल के बराबर होती है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो ध्वनि पोल्यूशन के लिए निर्धारित की गई है उसका मानक क्या है, राइट। कितना डेसिबल तक ध्वनि पोल्यूशन के अंतर्गत आ जाती है, ध्वनि पोल्यूशन के अंतर्गत आ जाती है, उसको आपको कमेंट करके बताना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। क्योंकि हम 2018 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2015 में इसका आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ पे आयोजन किया गया था, मॉस्को में, पेरिस में, बर्लिन में, टोक्यो में। तो आपका सही जवाब क्या होगा, पेरिस में आयोजन किया गया था ना। तो इसी में कहा गया था कि जो धरती का तापमान जो बढ़ रहा है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, राइट। इसी सम्मेलन में घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2015 में। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 2008 में भारत ने प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई थी। किस पे, क्लाइमेट चेंज पे बनाई थी, राइट।
तो इसको देखना है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है जो वातावरण है हमारा, वातावरण में जो तापमान बढ़ रहा है, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसको कम करना इसका मूल उद्देश्य है, राइट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक स्थित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर होना चाहिए, स्थित नहीं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय है, वन है, पर्वतीय, मरुस्थलीय है। तो सागरीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे ज़्यादा स्थिर होता है। इसकी वजह क्या है? इसका जल खारा होता है और यहाँ तापमान और दाब जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही स्थिर होता है, जिसके कारण यह पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही स्थिर होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सस्टेन होता है, इसमें परिवर्तनशीलता बहुत कम होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंसिनरेटर्स का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो ये मूल रूप से क्या होता है, जो आपका वेस्टेज होती है ना, उसको जलाने में काम आता है। उसको जब जलाया जाता है तो ये जो कार्बन की मात्रा होती है ना, ये कार्बन की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका काम होता है। तो आपके पास विकल्प कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, यही आपका सही जवाब होगा। कूड़ा कचरा को जलाने के काम आता है, ठीक है। क्यों इसका उपयोग करते हैं? ताकि कार्बन की जो मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित गृह प्रभाव क्या होता है? तो ये पूछा है हरित गृह प्रभाव जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, क्या होती है? ये क्या करती हैं कि वैश्विक ताप में क्या कर देती हैं? वैश्विक ताप में वृद्धि कर देती हैं, ठीक है। जो भी GHG गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जैसे इसमें क्या क्या आ जाता है? ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ठीक है, मीथेन आ जाती है, ओजोन आ जाती है, CFC गैसें आती हैं। ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये क्या करती हैं? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की बात की जा रही है। इथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस, जो नेचुरल गैस होता है, इसका मुख्य कंपोनेंट्स होता है। अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो ये LPG का मुख्य कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें आइब्रूफेन है, एसिटामिनोफेन है, एस्प्रिन है और डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक आपका सही जवाब होगा, क्योंकि जो डिक्लोफिनेक होता है ये पशुओं को दर्द में दिया जाता है। और इसकी एक खास बात होती है कि पशुओं के शरीर में जो होता है स्टोरेज होता है, राइट। तो जब पशुओं की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद जो गिद्ध होते हैं ये एक्चुअल में इन्वायरमेंट के सबसे अच्छे मित्र कहे जाते हैं। ये इन्वायरमेंट को साफ़ करते हैं, हमारे क्लाइमेट को साफ़ करते हैं। तो ये जब पशुओं को खाते हैं ना, तो ये जो डाइक्लोफिनेक है ये पशुओं के शरीर से गिद्ध के शरीर में प्रवेश कर जाता है और वहाँ जाके इनकी किडनी को नष्ट कर देता है, जिससे गिद्धों की डेथ हो जाती है। तो ये देखा गया कि भारत में बहुत तेज़ी से गिद्धों की संख्या में कमी आई है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो है गिद्ध प्रोजेक्ट चलाया, ठीक है। तो ये हरियाणा से शुरू किया गया है। आपको ये बताना है कि ये कब शुरू किया गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था? चीन, अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो आपका सही जवाब होगा चीन है। चीन सबसे ज़्यादा उत्सर्जक है, लगभग 30% है। अमेरिका 15%, भारत 7%, ठीक है। तो भारत चौथे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे क्या है? यूरोपीय यूनियन, EU, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? जो धुआं होता है, धुआं जब आपके आँख में लगता है तो आँखों में जलन होती है, आपकी आँख से आंसू निकलता है। तो ये बताना है कि कौन सा उत्तेजक है। ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट है, राइट। इसको क्या कहते हैं? PAN कहते हैं। ये द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आता है। PAN, ओजोन, ये सब द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आती हैं। तो इसी के कारण जो है आपके आँखों को सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है और आपके आँखों में जलन पैदा होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? ठीक है, कौन सा ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो पोल्यूशन पैदा नहीं करता? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल करता है। सौर ऊर्जा, यही आपका सही जवाब होगा। सौर ऊर्जा जो सोलर एनर्जी होती है उससे किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता। बाकी पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, इन सबसे पोल्यूशन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये आपका आखिरी प्रश्न था। इस तरह से ये समाप्त होता है। 2018 में लगभग 30 क्वेश्चन आपसे, लगभग 2018 में कुल 30 क्वेश्चन
इकोलॉजी इन्वायरमेंट से पूछा गया है, जिसको हमने डिटेल से देखा। आप एक दो बार वीडियो को और देख लोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, अलग से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। और हमारी जो पिछली वीडियो हैं उनको भी जाके आप देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक भी करें, ठीक है। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। साथियों, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।